दोस्तों उत्तर प्रदेश के जीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश जीके के अंतर्गत वन वनस्पतियां और इसके अलावा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश के संबंध में दोस्तों हम लोग जितने भी यूपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व कर रहे हैं और वो भी चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं, जो कि यूट्यूब के इतिहास में ये पहली बार है। आप देखिए यूट्यूब पर दोस्तों किसी ने ऐसे नहीं पढ़ाया है जो कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कराया गया हो। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और यूपी आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है अगर आपने हल्का फुल्का भी उत्तर प्रदेश को पढ़ा हो। तो न केवल हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बल्कि क्या करते हैं उसका एक व्यू भी देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के साथ साथ उनको याद करने का भी प्रयास करते हैं। तो आज मैं आपको इसके अंतर्गत बहुत सारे ट्रिक के माध्यम से वन्यजीव अभयारण्य वगैरह भी याद करवाने का प्रयास करूंगा। तो आज की क्लास बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको बहुत मजा आएगा और आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। प्राकृतिक वनस्पतियां वन एवं अभयारण्य इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये वे क्वेश्चन है स्पेशली वन रिपोर्ट जो आपको पता है हर दूसरे साल पे आता है। 2021 में आया था, उसके बाद फिर 2023 में आया। तो ये डाटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, वन रिपोर्ट को लेकर के। फिर वन्य जीव अभयारण्य, ये तो नो डाउट की बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन यहाँ से निश्चित तौर पे आता ही आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है उसको भी मैं आपको बताता हूं और उसका एनालिसिस करता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कछुआ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में से संबंधित है? आपसे कछुआ अभयारण्य पूछा जा रहा है, ये किससे संबंधित है? क्या वाराणसी से, हरदोई से, मैनपुरी से या एटा से? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर याद करना है। कछुआ अभयारण्य, और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र कछुआ अभयारण्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? ये वाराणसी में है। ठीक है, ये कहां पे है? वाराणसी में है। इसकी स्थापना, ये सब डाटा आप लिखेंगे जो भी मैं बता रहा हूं। इसकी स्थापना 1989 में 1989 में हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1989 में स्थापना इसका पूछा जाता है। और दूसरी बात आप यहां पर यह भी ध्यान रखेंगे कि इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। तो इसको स्थापित करने का उद्देश्य एक तो कछुआ का प्रजनन केंद्र बना करके वहां पर कछुओं की संख्या को बढ़ाना है। गंगा नदी में ही है ये, वाराणसी में। तो कछुआ अभयारण्य के अंतर्गत कछुओं को संरक्षित करना, उनकी जनसंख्या को बढ़ाना, नो डाउट की एक तो ये पर्पज है ही है। लेकिन दोस्तों वाराणसी में आपको पता है कि मणिकर्णिका घाट है और मणिकर्णिका घाट के अंतर्गत जो शवों को जला करके अधशव होता है ना, यानी कि जो अध जले हुए शव होते हैं, तो इनको क्या करते हैं, इन कछुओं द्वारा नष्ट किया जाता है। मतलब ये कछुआ उनको खा करके उनको विनिष्ट करते हैं। बात समझ आ रहा है आपको? तो ये ध्यान रखना आपको, ये भी एक उद्देश्य है इसका, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कछुआ वन्य जीवन अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य जो वाराणसी में है, इस पर आपको विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभयारण्य है। मीठे पानी का मतलब होता है जो नदियों में हो, जो तालाबों में हो, जो झीलों में हो, ऐसे स्थानों को मीठे पानी का झील कहते हैं। तो मीठे पानी के अंतर्गत कछुआ वन्यजीव अभयारण्य देश का पहला ये अभयारण्य है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कछुआ को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया है। तो ये क्या दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है तीनों के तीनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको विचार करना है। केवल पहला सही है, केवल पहला एवं दूसरा सही है, केवल तीसरा सही है, उपर्युक्त सभी सही हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा, उपर्युक्त सभी सही होंगे। ठीक है, उपर्युक्त सभी सही होंगे क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दूसरा स्टेटमेंट है यह देश का पहला मीठे पानी कछुआ का वन्यजीव अभयारण्य है। देखिए कछुओं को कई बार संरक्षित करने का प्रयास किया गया लेकिन वो समुद्री तटों पर, समुद्री तट पर है ना, लेकिन मीठे पानी का पहला कछुआ अभयारण्य कहां पे है? वाराणसी में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। तो कुल मिलाकर के ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का वह अभयारण्य कौन सा है? अच्छा, अभयारण्य तो पता है आपको, अभयारण्य क्या होते हैं दोस्तों? अभयारण्य वह स्थान होता है जैसे किसी ऐसे क्षेत्र को संरक्षित कर दिया जाता है जहां पर किसी जीवों के ऊपर खतरा मंडरा रहा हो। ध्यान रखना है, अभयारण्य जो होता है और नेशनल पार्क होता है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। मैंने आपको बहुत डिटेल में इसी चैनल पर
अभयारण्य और नेशनल पार्क के बारे में और टाइगर रिजर्व के बारे में पूरा का पूरा क्लास लेकर के एकदम अच्छे से बताया है, और देश में कितने अभयारण्य हैं, कितने नेशनल पार्क हैं और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, सारी चीजें मैंने आपको इसी YouTube चैनल पर बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो अगर आप इसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप जाकर के उस क्लास को आप देख सकते हैं। यहां पर मैं आपको बताता हूं अभयारण्य क्या होता है कि किसी ऐसे क्षेत्र को संरक्षित कर दिया जाता है जहां पर उस जीव को संरक्षित करने का उद्देश्य होता है। यानी कि अगर हमें किसी क्षेत्र में कछुआ को संरक्षित करना है, किसी क्षेत्र में गिद्ध को संरक्षित करना है, किसी क्षेत्र में अच्छा पशु पक्षी कुछ भी हो सकते हैं ना, अभयारण्य पक्षी अभयारण्य भी होते हैं, पशुओं का अभयारण्य भी होता है, जलीय जीवों का भी अभयारण्य होता है। तो अभयारण्य ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर उन जीवों को संरक्षित करने का उद्देश्य होता है। कोई एक जीव भी हो सकता है और बहुत सारे जीव भी हो सकते हैं। और यही अभयारण्य जब मैच्योर हो जाते हैं, अच्छे लेवल पे हो जाते हैं, बड़े लेवल पे हो जाते हैं, तो इनको दोस्तों नेशनल पार्क के रूप में घोषित कर दिया जाता है। उनकी भी कुछ अपनी क्राइटेरिया होती है, कुछ अपने नियम कायदे होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से इस चैनल पे बताया हुआ है। ये कह रहा है कि घड़ियाल के संरक्षण के लिए कौन सा एक अभयारण्य प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अभयारण्य हैं, तो इनमें से कौन सा एक अभयारण्य है जो कछुआ के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो क्या ये हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है, हस्तिनापुर, जो कि कहां पे है, मेरठ में है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य क्या ये है, ये दोस्तों है इटावा में। क्या कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है, ये मिर्जापुर सोनभद्र में है, मिर्जापुर सोनभद्र में है, दोनों ही जिलों में है और बिहार के क्षेत्र में भी है। ये चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है, ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य है और ये कहां पे है, चंदौली में है। ठीक है, चंदौली में है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अभयारण्य है जो घड़ियाल के संरक्षण के लिए जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य। जो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, इटावा में है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में है, आपको ध्यान रखना है। और ये जो क्षेत्र है दोस्तों इटावा, ये यमुना नदी और चंबल नदी का संगम है, ये भी ध्यान रखना। यमुना नदी, ये यमुना नदी है, यमुना नदी और चंबल नदी, ये यमुना नदी है, ये यमुना हो गई और ये हो गया दोस्तों चंबल नदी, चंबल। तो इन दोनों का जो संगम है यही इटावा क्षेत्र है, जो कि जल कटाव के लिए जाना जाता है। कौन सा जिला जल कटाव के लिए जाना जाता है, इटावा। तो यहीं पर जो है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है, आप याद कर लेंगे। और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि ये जो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य है ये उत्तर प्रदेश के अलावा कितने राज्यों में विस्तृत है। तो ध्यान रखना, एक तो ये उत्तर प्रदेश में ही है, यानी कि यूपी में तो है ही है। इसके अलावा दोस्तों ये राजस्थान में भी फैला हुआ है, यानी बहुत बड़े एरिया में है ये। तो राजस्थान का कुछ क्षेत्र भी इस अभयारण्य के अंतर्गत आ जाता है। और ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और चौथे ऑप्शन में हमेशा जो होता है हरियाणा होता है, जो कि नहीं है। जैसे आपसे एक ऑप्शन में हरियाणा रख करके आपसे कहेगा कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस राज्य में नहीं फैला हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो हरियाणा में नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, राजस्थान में होगा, एमपी में होगा। ये आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। क्लियर है, इटावा में। उम्मीद करता हूं आप हमेशा इसको याद रखेंगे। अब ये कुछ और भी बातें मैं बताता हूं, जैसे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है, तो ये चंदौली में है और ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य है। उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य है, 1957 में इसको स्थापित किया गया और ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य। क्लियर है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किस जीव के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, आप सोचिए, क्योंकि मैं इसके पहले बता चुका हूं। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है दोस्तों वो क्या है, आपको पता होगा, जो दलदली हिरण है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, दलदली हिरण। और इसी को एक और नाम से जानते हैं, दलदली हिरण। और दलदली हिरण को किस नाम से जानते हैं, बारहसिंघा भी कहते हैं। तो इसी को दलदली हिरण कहते हैं और इसी को बारहसिंघा कहते हैं। तो ये जो हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है ये दलदली हिरण के लिए, यानी जो हमारा राजकीय पशु है उसके संरक्षण के लिए जाना जाता है। इसलिए भी ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो भी मैं फैक्ट बता रहा हूं इसको आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक ट्रिक हम याद करते हैं, चंद्रप्रभा, जो चंद्रप्रभा नाम से है, चंदौली, चंद्रमा के नाम से दोनों ही है, तो चंदौली में जैसे ही चंद्रप्रभा पूछा जाएगा आप चंदौली बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोंडा में वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है। अभी ये स्थापित करके बनाया जा रहा है, अभी ये स्थापित नहीं हुआ है। कछुआ के संरक्षण के लिए
कुछ रिजर्व क्षेत्र जो है इनको स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये किस नदी पर है गोंडा में? तो क्या ये बेतवा में होगा, केन में होगा, सरजू में होगा या सरयू में होगा? तो दोस्तों ये ध्यान रखना आपको कि ये सरजू नदी है। सरजू नदी बहुत छोटी नदी है वहां पे गोंडा में, तो सरजू नदी है। इसी नदी के तट पर दोस्तों कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जा रहा है जो कि गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वन्य जीव अभयारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा की चमक? चंद्रमा की चमक। तो ये कह रहा है कि किस अभयारण्य का नाम चंद्रमा की चमक नाम से है, उसका अर्थ होता है। तो दोस्तों प्रभा मतलब क्या होता है आपको पता है? प्रभा मतलब होता है चमक, चंद्र प्रभा, आपको ये पता है ना, चंद्र प्रभा। चंद्र प्रभा, और चंद्र प्रभा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य है, चंद्र प्रभा। ठीक है, 1957 में इसको स्थापित किया गया था जिसका अर्थ होता है चंद्रमा की चमक। ठीक है, तो ये कहां पर है? चंद्र प्रभा वन्यजीव अभयारण्य है ये दोस्तों चंदौली में है, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहां पर है? जो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है ये कहां पर है दोस्तों? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है ये उन्नाव में है, उन्नाव में। ठीक है, दुधवा नेशनल उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क कहां पे है? तो ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है जो कहां पे है? लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी में है, ये आपको पता होगा, लखीमपुर खीरी में। और कछुआ वन्यजीव अभयारण्य ये वाराणसी में है, वाराणसी में है। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। क्लियर है? यहां पर किसी को कोई डाउट है? अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नेशनल पार्क में दो प्रमुख झील स्थित है, और दो झील कौन कौन से हैं? राजदरी एवं देवदरी, क्योंकि ये पर्यटकों के लिए काफी आकर्षक का केंद्र है, इसलिए इसके बारे में पूछा जाता है। राजदरी एवं देवदरी, राजदरी एवं देवदरी, यहां पर दोस्तों यहां पर दो प्रसिद्ध झील हैं, राजदरी एवं देवदरी। ये पूछा जाता है किस अभयारण्य के अंतर्गत आता है? तो ये चंद्रप्रभा के अंतर्गत ही आता है। जब चंद्रप्रभा नेशनल चंद्रप्रभा उद्यान चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य आप जाएंगे देखने के लिए, तो यहाँ पे राजदरी एवं देवदरी नाम के दो आपको झील दिखाई देंगे जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षक का केंद्र होते हैं। क्लियर है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? आपसे घोषित किया गया है कह रहा है वन्यजीव अभयारण्य के रूप में। किसको? किशनपुर को। तो दोस्तों किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य बहुत इंपॉर्टेंट अभयारण्य है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, अभयारण्य तो कई बार पूछा जाता है कि ये कहां पर है? तो ये दोस्तों लखीमपुर खीरी में है। कहां पे है ये? लखीमपुर खीरी में है। और लखीमपुर खीरी में एक आपको पता है नेशनल पार्क भी है। कौन सा नेशनल पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क है या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। अब जो मैं बता रहा हूं इसको आप ध्यान से सुनेंगे। कई बार एग्जाम में क्या करता है, वो कहता है ये दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, पूरे यूपी में एक ही नेशनल पार्क है। और इसको 1977 में आपको पता है दुधवा नेशनल पार्क को एक तरीके से नेशनल पार्क घोषित किया गया था 1977 में। तो ये तो आपको पता होगा। जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। कई बार एग्जाम में क्या करता है, वो नाम वाम कुछ नहीं देगा, केवल ये कहेगा कौन सा एक अभयारण्य दुधवा नेशनल पार्क का पार्ट है, यानी कि दुधवा नेशनल पार्क का ही हिस्सा है, वो अभयारण्य कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य है ना, ये दुधवा नेशनल पार्क का ही पार्ट है। दुधवा नेशनल पार्क मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो इतना बड़ा क्षेत्र है, तो ये पूरा का पूरा दुधवा नेशनल पार्क है, और इसी किसी एक हिस्से में इसके यहाँ पर ये अभयारण्य स्थित है। अभयारण्य ये स्थित है और इसको किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं। तो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य दुधवा नेशनल पार्क का ही पार्ट है, याद कर लेंगे। लखीमपुर खीरी में दोनों ही होगा, दुधवा नेशनल पार्क भी और किशनपुर अभयारण्य भी। तो इसको अभयारण्य कब घोषित किया गया था? ये अभयारण्य पहले था, नेशनल पार्क बाद में बना है। ध्यान रखना, नेशनल पार्क ये 1977 में बना, लेकिन अभयारण्य ये किशनपुर अभयारण्य जो है इसको दोस्तों 1972 में घोषित किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे 1972। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, मैं क्या आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे आप। जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के अभयारण्य हैं, इंपॉर्टेंट अभयारण्य हैं, इंपॉर्टेंट क्या सारे अभयारण्य हैं, उनको मैं आपको बताने जा रहा हूं डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो आप याद करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूंगा कि कौन सा अभयारण्य किस वर्ष इसको अभयारण्य घोषित किया गया, और दूसरी बात की ये किस जिले में स्थित है। ठीक है,
और कोशिश करूंगा मैं आपको कि ट्रिक के माध्यम से याद कराने का भी प्रयास करूं ताकि एग्जाम में आपको गलत ना कर पाए। होता यह है कि हमें याद होने को तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब एग्जाम में जाते हैं तो वो सब मिक्स हो जाता है दिमाग में और लगता है कि यार ये वाला सही है या ये वाला सही है। तो यहाँ पर ट्रिक जो है वो हेल्प करता है। दोस्तों ध्यान रखना कि ट्रिक केवल और केवल आपको थोड़ा सा याद करवाने का एक मतलब कह लीजिए कि थोड़ा सा ये उपयोगी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है अगर आपको पहले से याद है तो ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पहले से याद है, तब नहीं याद है तो आपके लिए ट्रिक जो होता है वो काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए याद करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला हमारा है चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। ये चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पहला अभयारण्य है। तो याद कर लेंगे 1957 में चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा मतलब चंद्रमा की रोशनी। तो ये कहां पर है? ये दोस्तों चंदौली में है। तो ये तो नाम से ही लग रहा है, दोनों के नाम में ही चंद्रमा आ रहा है, तो आप याद कर लेंगे चंद्रप्रभा और चंदौली। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरा है किशनपुर। दूसरा कौन है? किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। इसको 1972 में घोषित किया गया था। तो ये कहां पर है? तो मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि जो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों, ये लखीमपुर में है। कहां पर है? लखीमपुर में है। लखीमपुर में है। अच्छा, इसको याद कैसे कर सकते हैं? लखीमपुर। मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं, आप यहां पर इसको ध्यान न दे करके आप मेरी कहानी को सुनिए। आपने ये सुना होगा कि जब कौरवों और पांडवों के बीच में दोस्तों भगवान कृष्ण जी थे और उनके साथ एक बहुत बड़ी औक्षौणी सेना थी, है ना। अब मतलब कि उसमें हाथी घोड़े हर तरीके की सेना होती थी। और दुर्योधन से पूछा गया कि भाई तुम्हें कृष्ण जी का, और मजेदार बात यह था इस कहानी में, मजेदार बात यह है कि भगवान कृष्ण तो होंगे दूसरी साइड, एक तरफ लाखों की सेना है और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण है। और ध्यान रखना है कि भगवान कृष्ण जो है इस युद्ध को लड़ेंगे नहीं, वो केवल सारथी के रूप में रहेंगे। तो जो दुर्योधन था उसने कहा नहीं भाई हमें तो लाखों की सेना चाहिए, लेकिन जो ये अर्जुन है उन्होंने भगवान कृष्ण को चुना। और देखिए पांडवों की जो सेना है उन्होंने कौरवों को, पांडवों की सेना में कौन है? मात्र 4-5 लोग मुख्य रूप से हैं और कौरवों की सेना में लाखों लोग हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए पांडव जो है मतलब ग्रुप में जो पांडव हैं ये 5 लोग हैं और उनके साथ साथ जो भगवान कृष्ण हैं वो उनके सारथी के रूप में होते हैं। लेकिन फिर भी केवल और केवल कृष्ण भगवान के मोटिवेशन से अर्जुन जो है वो सही मार्ग पर चल निकलते हैं और बाद में वो युद्ध को जीत जाते हैं। तो ये बड़ा मैटर करता है कि आपका सलाहकार कौन है, आप किसका गाइडेंस ले रहे हैं। केवल और केवल दोस्तों भीड़ देख करके या मतलब भौकाल सुन करके उससे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा जाता, बल्कि वास्तविक रूप में आपका सही गाइड करने वाला आपको कौन है, ये जिंदगी में बहुत मायने रखता है। और यहीं से हमारा ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं कि एक तरफ भगवान किशन है और दूसरी तरफ लाखों की सेना है, तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। याद हो जाएगा आपको किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, जैसे ही पूछा जाएगा भगवान किशन को याद कर लेंगे और यहां पर याद करेंगे लखीमपुर से लाखों की सेना, तो लखीमपुर खीरी याद हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाना चाहिए। और तीसरा है दोस्तों कतरनिया घाट। तो कतरनिया घाट कहां पे होगा? अच्छा ध्यान रखना, आपको यहां पर इस तरीके से याद कर सकते हैं, थोड़ा सा ये मजाकिया हो सकता है कि जैसे देखिए कतराना क्या होता है, जैसे लोगों के साथ जो नहीं जुड़ते हैं वो एक तरफ साइड में होने लगते हैं, वो कतराने लगते हैं। तो ध्यान रखना जो बहरे लोग होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता वो थोड़े थोड़े क्या होते हैं, कतराने लगते हैं। तो इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं, थोड़ा मजाकिया है लेकिन आपको याद हो जाएगा ना। कतराते कौन है? जो थोड़े से कान से बहरे होते हैं, जो सुनाई, क्योंकि उन्हें भीड़ में मजा ही नहीं आएगा, आपकी बातों में मजा ही नहीं आएगा क्योंकि उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं देता। तो ध्यान रखना कतरनिया जैसे ही पूछा जाएगा क्या याद कर लेंगे? बहराइच। तो बहराइच याद कर सकते हैं, बहराइच। ठीक है, इसको इस तरीके से जोड़ करके याद कर सकते हैं। तीसरा है, चौथा है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, और ये ध्यान रखना एक टाइगर रिजर्व भी है ना। उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से एक रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये भी एक टाइगर रिजर्व है। 4 टाइगर रिजर्व है यूपी में। नेशनल पार्क 1 है, टाइगर रिजर्व 4 है। तो ये ध्यान रखना रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों ये 1977 में इसको घोषित किया गया। तो ये कहां पर है? तो ये आपको पता है कि भगवान राम जो है जब इनको वनवास होता है तो माता सीता के साथ वो कहां पर पहले विश्राम करते हैं? उत्तर प्रदेश के किस जिले में वो विश्राम करते हैं? लंबे समय तक वो वहां पर विश्राम करते हैं। कहां पर? चित्रकूट में।
तो ध्यान रखना, भगवान राम है, राजा रानी, यहीं पर राजापुर भी है और यहीं पर रानीपुर भी है। तो भगवान राम और उनकी पत्नी माता सीता, तो इस तरीके से रानी है जो उनके, और वास्तविक रानी तो वही है जो कि केवल महलों में नहीं बल्कि जंगलों में भी राजा के साथ रहे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, रानीपुर कहां पे हो जाएगा दोस्तों? चित्रकूट। ये अगर आपने 2 बार 3 बार इसको रिपीट कर लिया तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, और जो 5वां हमारा वन्यजीव अभयारण्य है महावीर वन्यजीव अभयारण्य, ये 1977 में। अच्छा, इसको कैसे याद कर सकते हैं महावीर वन्यजीव अभयारण्य? तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है, सबसे छोटा। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप महावीर वन्यजीव अभयारण्य बताएंगे। ठीक है, याद कर लेंगे इसको, महावीर वन्यजीव अभयारण्य। ये कहां पर है? तो दोस्तों इसको कैसे याद कर सकते हैं? अच्छा, महावीर से 2 चीजें आप याद दिमाग में आ रहा होगा आपको। एक तो स्वामी जो महावीर हैं, महावीर जी जो जैन धर्म के प्रवर्तक, आपको पता है वास्तविक प्रवर्तक हैं, 24वें तीर्थंकर हैं। एक तो उस महावीर से याद कर सकते हैं, और दूसरा जो बजरंगबली को भी महावीर कहते हैं, तो अब महावीर बजरंगबली को भी याद कर सकते हैं, जैसे भी आप याद करना चाहें। तो हम यहां पर ट्रिक ले लेंगे, महावीर का मतलब होता है बजरंगबली को ले लेंगे। ठीक है, और बजरंगबली जो होते हैं, आप देखते हैं बजरंगबली का कोई मूर्ति देखते हैं और जाएंगे देखेंगे तो उनके ऊपर इतना सिंदूर लगा होता है, और उनके ऊपर तेल है ना, जब सिंदूर होता है तो वो थोड़ा पीलेपन में होता है, लेकिन जब सिंदूर लग जाता है तो वो एकदम लालम लाल पूरा का पूरा मूर्ति उनका। बजरंगबली का मूर्ति देखेंगे तो कैसा होता है, महावीर जी की मूर्ति देखेंगे तो कैसा होता है, वो पूरा लालम लाल होता है एकदम। तो लालम लाल से क्या हो जाएगा? ललितपुर, एकदम ललित एकदम ललित हो जाता है। तो याद कर लेंगे ललितपुर। ठीक है, ललितपुर। तो जैसे ही दोस्तों आपको महावीर याद आ जाए, महावीर, तो जैसे ही महावीर याद आ जाए, महावीर मतलब बजरंगबली, और बजरंगबली का मूर्ति कैसा होता है? एकदम लालम लाल होता है, एकदम ललित होता है। तो इस तरीके से ये क्या याद कर लेंगे? ललितपुर। ठीक है, और ये वन्यजीव अभयारण्य सबसे छोटा अभयारण्य है, इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो छठा वन्यजीव अभयारण्य है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य। तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है दोस्तों? ये राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? ये आपको बताना है, ये 1979 में इसको अभयारण्य घोषित किया गया था। तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य, ये तो चंबल नदी और यमुना नदी के संगम पर है, वैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये इटावा में है। ठीक है, इसको वैसे ही याद कर लेना आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे भी, और चंबल और यमुना के संगम पर ही है, तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, चंबल। ठीक है, तो याद कर सकते हैं आप। और जो 7वें नंबर पे है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। तो कैमूर की पहाड़ियां कहां पर हैं? ये स्पेशली बिहार क्षेत्र में है, और बिहार से जो बॉर्डर लगाता है वो सोनभद्र लगाता है। तो इस तरीके से इसको जोड़ करके याद कर सकते हैं कैमूर। ठीक है, तो कैमूर जो है ये सोनभद्र एवं मिर्जापुर, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कैमूर। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो है दोस्तों कैमूर की पहाड़ियां हैं, वहीं पर ये अभयारण्य है। अब हस्तिनापुर के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान रखना, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका ईयर भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। अच्छा, कुछ स्रोतों में सबसे बड़ा अभयारण्य कैमूर को बताया गया है, तो कहीं पर सबसे बड़ा कैमूर को बताया जाता है और कहीं पर हस्तिनापुर को बताया जाता है। ज्यादा सही जो होगा दोस्तों हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य होगा। अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो आप हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य को सबसे बड़ा बताएंगे। ठीक है, ये मेरठ के क्षेत्र में है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेरठ में याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य मेरठ का ही क्षेत्र। हस्तिनापुर जो है दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र का हरियाणा दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य मेरठ में है। ठीक है, अगला जो है 2 और हैं, ये इधर कितने हुए थे? 8 हो गए थे। तो 9वां जो है, अरे भाई कहां गया? 9वां जो है दोस्तों सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य। तो सोहागी बरवा से कैसे याद कर सकते हैं? जो दोस्तों कहते हैं ना, जैसे गांव की जो महिलाएं होती हैं वो क्या कहती हैं कि हमारा जो सुहाग ही है, हमारे लिए वही हमारे परमेश्वर हैं, हमारे लिए वही सब कुछ है। तो उनसे पूछा जाएगा कि आपके राजा कौन है, तो वो कहेंगे कि हमारा जो सुहाग है, हमारे जो पति हैं, जब तक हम सुहागिन हैं, जब तक हमारे पति जीवित हैं, जब तक हम सुहाग हैं, तब तक दोस्तों हमारे पास
सब कुछ है। तो एक तरीके से हम ही राजा हैं, जब हम ही रानी हैं और हमारे पति ही हमारे राजा हैं, महाराजा हैं। तो इस तरीके से सुहाग ही होता है गांव की, वो उनके लिए सुहाग ही सब कुछ होता है। तो महाराजगंज याद कर लेंगे, महाराज, ठीक है, महाराजगंज, महाराजगंज याद कर लेंगे, महाराजगंज में ही सुहागी बरवा है, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। और दोस्तों जो 10वें नंबर का है वो है सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। और सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य को आप याद कर लेना चाहे जैसे भी, तो ये कहां पर है, ये दोस्तों है बलरामपुर में, बलरामपुर में है, ठीक है। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है ये, तो ये है बलरामपुर, ठीक है। तो बलरामपुर इस तरीके से याद कर सकते हैं। या ऐसे भी इसको एक ट्रिक ऐसे याद कर सकते हैं कि जब भगवान कृष्ण हैं तो आपको पता है उनके जो साथी होते हैं उनके साथ हमेशा रहते हैं, वो बलराम रहते हैं, उनके हमेशा साथ रहते हैं। और आपको पता है कि जब भगवान कृष्ण की जब लीलाएं आप देखते हैं तो बहुत सारी गोपियों के साथ, बहुत सारी सहेलियों के साथ वो हमेशा नृत्य क्रियाएं करते रहते हैं। तो यहाँ पर सहेलियां से भी याद कर सकते हैं एक तरीके से, बलरामपुर। इस तरीके से अगर आपके पास कोई और बेटर ट्रिक है तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे अभयारण्य हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा, अच्छा कौन सा नहीं है कह रहा है, कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। दुधवा नेशनल पार्क, दोस्तों क्या ये उत्तर प्रदेश में है, नहीं है। भीमराव अंबेडकर पक्षी अभयारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसमें से कौन सा एक है और कौन सा एक नहीं है। कुछ अभयारण्य ट्रिक में नहीं भी है तो वो भी आप याद कर लेंगे। तो यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो यहां पर दुधवा नेशनल पार्क जो है ये तो है, और कहां पर है, तो ये लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी में है, आपको पता होगा ये, ठीक है। तो इसको याद कर लेंगे। और इसको नेशनल पार्क कब घोषित किया गया था, 1977 में, ठीक है। भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव अभयारण्य ये दोस्तों कहां पे है, तो ये प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में है। इस तरीके से इसको याद कर लेंगे, प्रतापगढ़ में है। और प्रतापगढ़ के कुंडा में है ये, प्रतापगढ़ के कुंडा में, ये वही क्षेत्र है जो राजा भैया का क्षेत्र है। भीमराव अंबेडकर पक्षी अभयारण्य कहां पे है, प्रतापगढ़ में है, ठीक है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है और ये मेरठ के क्षेत्र में है। इसके अलावा भी मुजफ्फरनगर का क्षेत्र भी आता है, कुछ हद तक बिजनौर का क्षेत्र भी चला जाता है इसमें। तो यहां पर ध्यान रखना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये एमपी में है। तो ये ध्यान रखना, कान्हा नेशनल पार्क ये एमपी में, ठीक है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कहां स्थित है। सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कहां स्थित है, तो क्या राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य इटावा वाला, क्या पटना वन्यजीव अभयारण्य एटा वाला, क्या सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर या सुर सरोवर वन्यजीव अभयारण्य। तो दोस्तों यहां पर सबसे दोस्तों वन्यजीव अभयारण्य आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है, सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। तो दोस्तों इसमें से सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य ये पटना, एटा सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य याद कर लेंगे, ठीक है। इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, पटना वन्यजीव अभयारण्य, जो कि कहां पर है, एटा में है। तो एटा और पटना मिलता जुलता नाम है, तो इसको भी याद कर लेंगे। अभयारण्य में एक और जोड़ लेंगे, पटना, एटा, एटा पटना, इस तरीके से ट आ रहा है, तो इनको भी जोड़ करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य ये तो इटावा में है और ये घड़ियाल के लिए जाना जाता है, किसके लिए, घड़ियाल के लिए। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों बलरामपुर में है और सुर सरोवर वन्यजीव अभयारण्य आगरा में है। इसी को कीठम वन्यजीव अभयारण्य भी कहते हैं, ठीक है। कीठम वन्यजीव अभयारण्य भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। सुर सरोवर वन्यजीव अभयारण्य को कैसे याद करेंगे, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, जब ठीक है कोई बात नहीं है, इसको मैं आगे आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगा डॉल्फिन को क्या कहा जाता है। गंगा डॉल्फिन का दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है कि गंगा डॉल्फिन को और किस नाम से जानते हैं। तो क्या इसे सेल कहते हैं, क्या इसे मेम कहते हैं, क्या इसे सील कहते हैं, या इसे कहते हैं सुसु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत का दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव है। कभी भी आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो आप बताएंगे गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसको कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, 5 अक्टूबर 2009 में। 5 अक्टूबर 2009 को इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और इसीलिए ध्यान रखना है, प्रत्येक 5 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, प्रत्येक 5 अक्टूबर को दोस्तों गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट छोड़ करके दांत दिखाते हुए बाहर निकल जाते हैं।
है ना। जब ये क्वेश्चन छोड़ते हैं तो वो दांत दिखाते हुए एग्जाम के बाहर निकल जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये तो सबने ही छोड़ दिया होगा। लेकिन जो होशियार, जो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, वो ऐसी गलती नहीं करते और वो इसको याद करके जाते हैं, क्योंकि उनको पंकज सर ने बताया हुआ है। तो गंगा डॉल्फिन जो है ये 5 अक्टूबर को है, ठीक है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि गंगा डॉल्फिन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको सूसू कहते हैं, सूसू, सूसू इसको कहते हैं, याद कर लेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य किसका एक हिस्सा है। अभी मैंने आपको बताया था किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य किसका हिस्सा है। क्या ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है, क्या ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, क्या ये दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा है, या ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये कहां पर है। जो दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये आपको पता है पूरे भारत का पहला नेशनल पार्क है, और ये कहां पर है, तो ये है दोस्तों उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड में है। इसके अलावा जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी कहां पर है, ये भी दोस्तों उत्तराखंड में है। इसके अलावा जो दुधवा नेशनल पार्क है, ये है भैया उत्तर प्रदेश में। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे है, तो ये 3 राज्यों में है, लेकिन स्पेशली जो है ये तमिलनाडु में है, ठीक है। 3 राज्यों में है, लेकिन स्पेशली तमिलनाडु में है। तो किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य किसका हिस्सा है, तो ये दुधवा नेशनल पार्क का ही हिस्सा है, दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा है। अच्छा, एक अभयारण्य और आप ध्यान रखना, अमनगढ़ दोस्तों, अमनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य भी ध्यान रखना, अमनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य, इसको भी ध्यान रखना, अमनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। अभयारण्य बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं बताते चल रहा हूं। अमनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के बारे में भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किसका हिस्सा है, और ये कहां पर है, तो ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर में है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में है। और जब आपसे पूछा जाएगा बिजनौर में, और जब आपसे पूछा जाएगा कि ये किसका हिस्सा है, तो आप इसको किसका हिस्सा बताएंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा बताएंगे। अमनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किसका हिस्सा है, तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा होगा, उत्तराखंड का। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है, क्या झिंगल है, क्या पलास है, क्या महुआ है, या कोके है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, पलास। और पलास को किस अन्य नाम से जानते हैं, टेसू कहते हैं इसको, टेसू। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प किस वर्ष घोषित किया गया था, 2011 में, 2011 में। और इसका एक उपनाम एग्जाम में पूछा जाता है कि किस वन वृक्ष को या वनस्पति को किस नाम से, दोस्तों जंगल की आग। तो जंगल की आग के नाम से जानते हैं, जंगल की आग किसे कहते हैं, तो जंगल की आग किसे कहते हैं, किस वृक्ष को जंगल की आग कहते हैं। तो ये दोस्तों पलाश को या टेसू को ही जंगल की आग कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको जंगल की आग क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये पलाश लाल रंग से पूरा फूल करके एकदम बढ़िया सा जब बिखर जाता है, इसका मतलब वृक्ष जब आप देखेंगे पत्तियां वगैरह कम होती हैं और पूरा का पूरा फूल ही होता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे आग का ज्वाला है ये। और इस तरीके से ये एकदम आग की तरह धधकता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जंगल की आग बोलते हैं। तो ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस लुप्त प्राय प्रजाति के लिए घर है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के बारे में आपसे पूछ रहा है, किसके लिए, अभी मैंने आपको बताया था, क्या ये घड़ियाल के लिए, कस्तूरी हिरण के लिए, लंगूर के लिए, या वन उल्लू के लिए। अगर आप उल्लू हैं तो इसका जवाब गलत कर देंगे, और अगर आप घड़ियाल हैं तो इसका मतलब ये घड़ियाल क्या होता है, बहुत शातिर होता है, तो इसका मतलब फिर आप सही जवाब देंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, घड़ियाल, ठीक है, जो कि चंबल अभयारण्य में ये रिजर्व है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान वन क्षेत्रफल केवल है। तो ये वन क्षेत्रफल आपसे कह रहा है। अब यहां पर 2 डाटा आप हमेशा ध्यान रखना, 2 डाटा आपको ध्यान रखना है। क्या, एक तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का वनावरण क्षेत्र, वनावरण क्षेत्र होता है या वन क्षेत्र होता है, और दूसरा होता है वृक्षावरण क्षेत्र या वृक्ष क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये 2 आपको ध्यान रखना है। ये जो है वृक्ष क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र जो है ये लगभग 6.5% आप ध्यान रखेंगे, लगभग 6.5%, लगभग में है ये 6.5% आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो वृक्ष क्षेत्र है ये कितना ध्यान रखेंगे, लगभग 3.5% ध्यान रखेंगे, ठीक है, लगभग 3.5% आपको ध्यान रखना है। और कुल मिलाकर के कितना होता है, लगभग 10%। तो जो लेटेस्ट डाटा आया है 2023 वाला, उसमें 9.96% है ये, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में कुल वन क्षेत्र और वृक्ष क्षेत्र का मिला जुला है। तो ये कह रहा है वर्तमान वन क्षेत्रफल, वन
क्षेत्रफल केवल कितना है 2.56%, 7%, 9.50% या 11.60%। तो ये दोस्तों वन क्षेत्र, पूरे यूपी में वन क्षेत्र कायदे से तो ये देखा जाए तो 6.5% है वन क्षेत्र। इसमें वन एवं वृक्ष क्षेत्र दोनों पूछा, इसके पूछने का मतलब है। और जब यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम लगभग 9.5% बताएंगे, क्योंकि ये देखो लगभग काफी करीब है, तो सबसे करीब यही है। और ये पुराना क्वेश्चन है, अभी जो लेटेस्ट डाटा आया है इसमें वन क्षेत्र बढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहां स्थापित हो रही है। अब तो ये स्थापित हो चुकी है और ये एशिया का एकमात्र लायन सफारी है। सर सफारी क्या होता है, लायन सफारी क्या होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, जैसे आप चिड़ियाघर जाते हैं तो चिड़ियाघर में क्या होता है, एक घेरा बना होता है, जालीनुमा एक घेरा बना होता है और इसी में बहुत सारे जीव जो होते हैं वो रिजर्व होते हैं। इसमें हाथी, गेंडा और बाघ, बहुत सारे जीव होते हैं जो रिजर्व होते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे से क्षेत्र में होते हैं। एक तरीके से उनको कैद करके रखा जाता है, तो इसको कहते हैं चिड़ियाघर। लेकिन चिड़ियाघर से अलग होकर के जब सफारी बनता है ना, किसी जीव का जब सफारी बनेगा तो वो क्या होगा, एक प्राकृतिक आवास होगा बहुत बड़े क्षेत्र में, और यहाँ पर इनको छोड़ दिया जाता है और वो बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से, यहां पर क्या होता है, ये आपके बस में होते हैं, पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में होते हैं, जो चिड़ियाघर होता है। लेकिन सफारी क्या होता है, वो उन्हें बिल्कुल प्राकृतिक माहौल दिया जाता है, उन पर निगरानी होती है, सब कुछ मतलब देख रेख में होता है, लेकिन इनको बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से ये अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में। तो ये लायन सफारी कहां पर स्थापित की जा रही है, तो ये आपको बताना है। और इसमें लोग जाते हैं, सफारियों में भी लोग जाते हैं घूमने के लिए, इसके भीतर भी जाते हैं, लेकिन ध्यान है कि जिस गाड़ी से जाते हैं वो पूरी तरीके से एक तरीके से वो होता है ना, पैक होता है, ताकि जानवरों के अटैक से कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो यहाँ पर लायन सफारी आपसे पूछा जा रहा है, क्या ये बलरामपुर में होगा, क्या ये इटावा में होगा, ये महाराजगंज में होगा, या ये होगा दोस्तों पीलीभीत में। तो लायन सफारी कहां पर स्थापित हो रही है, लायन सफारी दोस्तों ये इटावा में है। ठीक है, ये स्थापित हो चुकी है, आप इसको भी याद कर लेंगे। और ध्यान रखना, जो महाराजगंज है ना, महाराजगंज में दोस्तों गिद्ध, भारत का पहला, यूपी का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र, और गिद्ध संरक्षण यानी गिद्धों को संरक्षित करने के लिए एकमात्र अभयारण्य बनाया गया है, जिसको महाराजगंज में है ये गिद्ध। अच्छा, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ये आपसे पूछा जाता है कि जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, और ये एकमात्र है, तो आप बताएंगे महाराजगंज में है। याद हो जाएगा आपको, याद कर लेना है आपको। ठीक है, याद कर लेना दोस्तों यहाँ पे। और बलरामपुर में, तो बलरामपुर में सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य है। और पीलीभीत में दोस्तों, पीलीभीत का जो क्षेत्र है, यहां पर भी वही जो नेशनल पार्क है ना, दुधवा का जो पार्ट है, क्या बोलते हैं उसको, अभी मैंने बताया था आपको, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसका क्षेत्र जो है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, तो वो पीलीभीत के क्षेत्र में भी उसका कुछ एरिया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। अगर आपके सिलेबस में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जीके आपके सिलेबस में है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? क्या 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? 4। और ये आपको याद कर लेना है कि 4 टाइगर रिजर्व कौन से हैं। तो पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि दुधवा नेशनल पार्क के अंतर्गत घोषित किया गया था, दुधवा टाइगर रिजर्व। और ध्यान रखना, दुधवा नेशनल पार्क 1977 में स्थापित किया गया था, दुधवा नेशनल पार्क, लेकिन दुधवा टाइगर रिजर्व 10 साल बाद यानी कि 1987 में घोषित किया गया था। तो ये 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व होगा। और ये कहां पर होगा दोस्तों? ये होगा लखीमपुर खीरी में। याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नेशनल पार्क कब घोषित किया गया? 1977। और इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? 10 साल बाद, 1987 में। अब ध्यान रखना, जो दूसरा है इसको दोस्तों क्या कहते हैं? पहला हो गया दुधवा टाइगर रिजर्व और दूसरा हो गया दोस्तों किशनपुर, अरे अमनगढ़ होगा, किशनपुर नहीं होगा दोस्तों, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। और ये कहां पे है? पहले तो इसको घोषित कब किया गया था? 2012 में। और ये कहां पर है? तो ये बिजनौर में है। ठीक है, बिजनौर में, याद कर लेना, बिजनौर में है। और ये किसका पार्ट है? तो ये अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है, ये किसका पार्ट है? ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है, उसी क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, जो तीसरा होगा दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व।
पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहां पर है? अच्छा, इसको कब घोषित किया गया? 2014 में, ठीक है, 2014 में। और ये कहां पर है? तो ये पीलीभीत में ही होगा, पीलीभीत में ही होगा। और जो चौथा है रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये 4 हमारे टाइगर रिजर्व हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टाइगर रिजर्व क्या होता है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये दोस्तों आपको पता है कि हाल फिलहाल में यानी कि 2022 में इसको घोषित किया गया था। ये चित्रकूट में है। टाइगर रिजर्व क्या होता है? टाइगर रिजर्व क्या होता है? तो टाइगरों को आपको पता है कि पूरी दुनिया में टाइगर की संख्या यानी बाघों की संख्या लगातार कम होती जा रही थी, और इस संख्या को संरक्षित करने के लिए, टाइगरों को बचाने के लिए आपको पता है 1972 में एक प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसे किस नाम से जानते हैं? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंतर्गत बाघों की जो प्राकृतिक आवास होगी उसको वहीं पर उसके क्षेत्र में संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। तो भारत सरकार की पहल थी ये, और ये दोस्तों बहुत सफल योजना है भारत सरकार की, क्योंकि टाइगरों की पूरी दुनिया में संख्या लगातार कम होती चली जा रही थी और ये लुप्त होते जा रहे थे। लेकिन भारत सरकार द्वारा जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया तो इनको संरक्षित करते करते आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगरों की संख्या रखने वाले देश हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर है हमारे देश में। आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत में कुल कितने टाइगर हैं, संख्या आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत में कुल कितने टाइगर हैं, ठीक है। एग्जैक्ट संख्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर काफी सफल है, और इसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना, इनका ईयर भी पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए, यानी कि जो हमारा दुधवा नेशनल पार्क है वो किस प्रजाति के लिए सबसे सफल माना गया है? क्या तेंदुआ, हाथी, गिद्ध, एक सींग वाला गैंडा? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूरे यूपी में एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि नेपाल के बॉर्डर पे है, यानी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पे है। पूरे भारत का एकमात्र नेशनल पार्क जो किसी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पे है, तो ये कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। और आपसे कहना है कि ये किसके लिए जाना जाता है संरक्षण के लिए? तो ये तेंदुआ के संरक्षण के लिए जाना जाता है। इसको याद कर लेंगे। कहां पे है ये? लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य क्या चंद्रप्रभा होगा, कतरनिया घाट होगा, किशनपुर या हस्तिनापुर? जो चंद्रप्रभा है ये कहां पे है? चंदौली में। मैं आपको इतनी बार बताऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। अगर आप नहीं भी चाहेंगे याद करना तब भी जबरदस्ती आपके दिमाग में घुसेगा, ठीक है। लेकिन आप बस ध्यान से देखें। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है दोस्तों? ये है बहराइच में, बहराइच, ठीक है। जब लोग बहरे होते हैं तो वो कतराने लगते हैं, तो कतरनिया घाट। और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी में है। और हस्तिनापुर ये कहां पे है? तो ये मेरठ के क्षेत्र में है। और सबसे बड़ा कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित आपसे पूछ रहा है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उन्नाव जिले में। अच्छा, सही सुमेलित मतलब 3 रॉन्ग है। ओखला वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर जिले में। सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई में। या महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य, ये बस्ती वन्यजीव अभयारण्य नहीं होगा, यहाँ पे बस्ती में है, ठीक है, बस्ती जिला। तो आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? हरदोई में है सांडी वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई में है, यही सही है। अच्छा, इसका ट्रिक भी मैं बताता हूं, इसको भी बिल्कुल ध्यान से इसको याद कर लेंगे। आपको हमेशा के लिए जो भी मैं ट्रिक बता रहा हूं ना, इसको जोड़ते हुए चले जाइए। तो जैसे इसको कैसे याद करेंगे? बहुत आसान है। जैसे ही आप सांड को देखते हैं, सांड है ना, सांड को देखते हैं तो क्या करते हैं? नंदी जी, और वो आप भोलेनाथ का याद आता है और आप कहते हैं हर हर महादेव। तो सांड को देखते ही हर हर महादेव। तो जैसे ही सांडी आ जाएगा, सांड को देखेंगे क्या आ जाएगा? हर हर महादेव, हरदोई। तो इस तरीके से इसको जोड़ करके याद कर लेंगे और एग्जाम में आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। बखीरा मैं सब बताता हूं दोस्तों, यहाँ पर आपको जो भी ट्रिक वगैरह है, यहाँ पे जिला भी मिटा देता हूं। ये तो हमारा सही हो गया, ठीक है। ये सांडी पक्षी अभयारण्य कहां पर है? हरदोई में है। लेकिन मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। जैसे बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये दोस्तों ये कहां पर है? संत कबीर नगर में है। ये कहां पे है? बखीरा। मैं यहां पे लिखता हूं, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहां पे है? संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर में है। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, बखीरा संत कबीर नगर, ठीक है।
उन्नाव में जो है, उन्नाव में, तो उन्नाव में कौन सा अभयारण्य है? तो उन्नाव में है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ठीक है। अच्छा, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य ये उन्नाव में है। इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि दोस्तों जब किसी की बहुत ज्यादा उन्नति होती है, जब किसी की बहुत ज्यादा उन्नति हो रही हो, बहुत ज्यादा वो आगे बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा उन्नति हो रही है, तो हम क्या कहते हैं? भैया इसकी तो बहुत ज्यादा उन्नति हो रही है, ये तो आजकल बिल्कुल नवाब जैसी जिंदगी जी रहा है। तो उन्नाव, उन्नति से क्या याद कर लेंगे? उन्नाव। और यहां पर नवाब याद कर लेंगे, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ठीक है। तो नवाबगंज उन्नाव में है। इसका नाम बदल करके 2015 में क्या कर दिया गया? चंद्रशेखर आजाद अभयारण्य कर दिया गया, चंद्रशेखर आजाद कर दिया गया नवाबगंज पक्षी अभयारण्य को, जो कि उन्नाव में है, ठीक है। ओखला पक्षी अभयारण्य कहां पे है? ओखला पक्षी अभयारण्य जो होगा दोस्तों, ओखला पक्षी अभयारण्य ये कहां पर होगा? तो ये होगा गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में होगा, यानी कि नोएडा में होगा, ठीक है। ललितपुर में कौन सा अभयारण्य है? ललितपुर में कौन सा अभयारण्य है दोस्तों? ललितपुर में अभी मैंने आपको बताया था कि महावीर वन्यजीव अभयारण्य है, महावीर वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य आपसे कह रहा है तो जब नवाबों जैसी जिंदगी कब होती है? जब जीवन में दोस्तों बहुत ज्यादा उन्नति होती है, उन्नति। जब जीवन में आपके उन्नति होगी तो आप नवाब जैसी जिंदगी जिएंगे। तो उन्नति से नवाब और क्या याद कर लेंगे? उन्नाव, ठीक है, ये याद कर लेंगे। इस तरीके से ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से कीठम झील, कीठम झील भी कहते हैं इसको, कीठम झील, इसी को सूर सरोवर झील भी कहते हैं, इसी को कीठम झील भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पक्षी अभयारण्य है और इसी के अंतर्गत एक झील है कीठम झील, कीठम अभयारण्य भी कहते हैं और कीठम झील भी कहते हैं, सूर सरोवर अभयारण्य भी कहते हैं और सूर सरोवर झील भी कहते हैं। तो अभयारण्य बड़े क्षेत्र में है, मतलब झील जहां पे है उसके आसपास के चारों तरफ के क्षेत्र को पूरा अभयारण्य घोषित किया गया है। तो अभयारण्य में झील अपने आप शामिल आ जाता है। तो ये कह रहा है जो सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य है, जो कि पूरा पक्षी अभयारण्य है, इसमें जो कीठम झील है ना, किसका प्राकृतिक आवास है? तो ये किसके प्राकृतिक आवास के लिए जाना जाता है? सारस क्रेन एवं चित्तीदार गिद्ध, भारतीय मोर और हार्नबिल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या हरा कबूतर और धूसर जंगल मुर्गी। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? सारस क्रेन के लिए ये जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, जो हमारा राजकीय पक्षी है, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा ये कहां पे है? तो ये आगरा में है। सूर सरोवर कहां पे है? आगरा में है, ठीक है। सूर सरोवर कहां पे है? आगरा में है। इसको कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक से? इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए एक तो कीठम देता है एग्जाम में, कीठम, कीठम लिखा हुआ है यहाँ पे, कीठम देता है, तो कीठम को काठ से याद कर लेंगे। काठ मतलब लकड़ी, तो काठ से कीठम याद कर लेंगे। और जब लकड़ी को हम जलाते हैं तो क्या होता है? आग निकलता है। तो कीठम से काठ याद कर लेंगे और काठ से आगरा। अगर कीठम दिया हुआ है तो ऐसे याद कर लेंगे। और अगर याद करेंगे सूर सरोवर, तो जब हम गुस्से में बहुत ज्यादा अंधे हो जाते हैं ना, सूर सरोवर, गुस्से में बहुत ज्यादा अंधे हो जाते हैं तो एकदम आग हमारी पूरी बॉडी में जैसे आग लग जाती है, एकदम हम गुस्से में हो जाते हैं। तो इस तरीके से आगरा याद कर सकते हैं। दोनों में से जो भी आपके एग्जाम में आए आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है ये कितने क्षेत्र में? अब तो इसका एरिया बढ़ गया, ये क्वेश्चन पुराना है लेकिन अब इसका एरिया बढ़ गया है। तो ये दोस्तों 490 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा पक्षी अभयारण्य है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, भरतपुर पक्षी अभयारण्य, चित्रगुंडी अभयारण्य या उदयभंज अभयारण्य? तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है यूपी में स्थित है। तो यूपी में जो स्थित है वो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है। और नवाबों जैसी जिंदगी आपकी कब होती है? जब उन्नति होती है। तो उन्नाव से याद कर लेंगे, उन्नाव, ठीक है। भरतपुर जो है ये राजस्थान में है, चित्रकुंडी जो है ये तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? बाघ अभयारण्य आपसे कह रहा है जो कि यूपी में स्थित हो। तो क्या दुधवा, कान्हा, अमनगढ़, बांधवगढ़? मैं बता रहा हूं सारे के नाम। जो दुधवा है ये तो यूपी में है, जो कान्हा है ये एमपी में है, जो अमनगढ़ है ये यूपी में है और जो बांधवगढ़ है ये एमपी में है। तो इसलिए ये नहीं होगा। जो पीलीभीत है ये यूपी में है, जो बांदीपुर है ये कर्नाटक में है, जो रणथंभौर है ये राजस्थान में है और जो राजाजी है ये उत्तराखंड में है। तो इसलिए ये भी नहीं होगा।
अमनगढ़ ये यूपी में है, बांधवगढ़ ये दोस्तों एमपी में है, पीलीभीत ये यूपी में है और बांदीपुर ये कर्नाटक में है, इसलिए ये भी नहीं होगा। दुधवा ये यूपी में है, अमनगढ़ ये भी यूपी में है, पीलीभीत ये भी यूपी में है और इसलिए ये हमारा जोड़ी जो है ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तो ये सारे के सारे अभयारण्य यूपी में है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभयारण्य से संबंधित युग्मों में से कौन सा बेमेल है, यानी मिसमैच है, आपको बताना है। यानी कि 3 तो होंगे सुमेलित और 1 होगा मिसमैच, वही आपको बताना है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी में, मिसमैच आपको बताना है। कतरनिया घाट अभयारण्य पीलीभीत में, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में, रानीपुर अभयारण्य प्रयागराज में। नहीं, ये तो क्वेश्चन दोस्तों हो गया गलत हमारा, ठीक है, कोई नहीं है, इसको आप कर लेंगे मेल है। कौन सा युग्म मेल है, बेमेल को हटा करके मेल कर लेंगे। अब क्वेश्चन आपका सही हो गया है ना। इनमें से ये कौन सा एक सही सुमेलित है, ऐसे कर लेंगे। कौन सा एक, क्योंकि इसमें 3 गलत हैं, एक ही सही है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, बदल दिया। अब आप बताइए कि कौन सा एक सही सुमेलित है। 3 रॉन्ग है, 1 सही है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य क्या ये वाराणसी में है? नहीं। ये कहां पे है? ये दोस्तों है चंदौली में। कहां पे है ये? चंदौली में है। और कतरनिया घाट अभयारण्य ये कहां पे है? तो ये बहराइच में है। बहराइच में, मुख्य रूप से बहराइच में, थोड़ा सा हिस्सा इसका पीलीभीत में भी जाता है, लेकिन मुख्य रूप से बहराइच याद कर लेंगे, बहराइच याद कर लेंगे और इसलिए ये वाला भी क्या हो जाएगा? मिसमैच हो जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क ये लखीमपुर खीरी में है और यही हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और यहां पर दिया हुआ है रानीपुर अभयारण्य, ये प्रयागराज में नहीं है। ये कहां पे है? ये दोस्तों है चित्रकूट में, चित्रकूट में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? नवाबगंज, नवाबों जैसी जिंदगी आपकी कब होती है? जब जीवन में उन्नति होती है। तो क्या हो जाएगा? उन्नाव। तो इसलिए हो जाएगा उन्नाव। और 2015 में इसको क्या कर दिया गया था? चंद्रशेखर आजाद नेशनल पार्क, चंद्रशेखर आजाद नेशनल पार्क हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद नेशनल पार्क हो जाएगा। इसको भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है सुरहा ताल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरहा ताल का मेला भी लगता है यहाँ पे। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरियन और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यह उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? क्या ये संत कबीर नगर में है? क्या ये एटा में है? क्या ये गोंडा में है? या ये है दोस्तों बलिया में? तो इसका सही जवाब क्या है? मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या, मैं एक हिंट देता हूं, आप देखता हूं कि कितना समझ पाते हैं। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? जयप्रकाश नारायण अभयारण्य भी कर दिया गया है। तो जयप्रकाश नारायण अभयारण्य इसका नाम बदल के कर दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्व में स्थित है, सबसे पूर्व में। तो उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। और इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? बलिया। अब यहां पर ध्यान रखना, संत कबीर नगर में कौन सा प्रसिद्ध अभयारण्य है? बखीरा। संत कबीर नगर में कौन सा अभयारण्य है? बखीरा। एटा में कौन सा अभयारण्य है? पटना। और ये बहुत छोटा अभयारण्य है, हालांकि सबसे छोटा अभयारण्य महावीर अभयारण्य है, ठीक है। गोंडा में दोस्तों पार्वती अर्गा है, पार्वती अर्गा याद कर सकते हैं, गोंडा में है ये, ठीक है। कहां पे है? गोंडा में है, ठीक है, पार्वती अर्गा। अब देखिए पटना एटा मिलता जुलता है, तो इसको इस तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। और अच्छा देखिए, संत कबीर नगर को कैसे याद कर सकते हैं? बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। कभी आपसे पूछा जाए कि बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहां पे है, तो बहुत मतलब कबीरदास जी की जिंदगी आप देखते हैं तो उनके जीवन में बहुत सारा बखेड़ा खड़ा हो गया था, क्योंकि हिंदू कहते थे कि भाई ये हिंदू विरोधी हैं, जो मतलब ऊपर के लोग थे। जो मुस्लिम थे वो कह रहे थे मुस्लिम विरोधी हैं ये। तो कबीरदास के जीवन में बहुत ज्यादा बखेड़ा खड़ा हो गया था और इसलिए क्या याद कर लेंगे? संत कबीर नगर का बखीरा याद कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अच्छा बलिया जो है, बलिया में मैंने आपको बता दिया सुरहा ताल है, तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है, बलिया का सुरहा ताल। गोंडा को पार्वती अर्गा से बहुत आसान है, इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? देखिए पार्वती ना याद करके आप पर्वती याद करिए। पर्वतीय जो होते हैं मतलब पर्वत पर रहने वाले लोग हैं, इनको क्या कहते हैं? पर्वतीय लोग कहते हैं। और पर्वतीय लोग अक्सर क्या होते हैं? जनजातीय होते हैं। क्या होते हैं? जनजातीय होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, ठीक है। अक्सर जो पर्वतों पर रहने वाले लोग हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? पर्वतीय लोग कैसे होते हैं? जंगलों पर रहने वाले लोग, जंगलों में रहने वाले, पर्वतों पर रहने वाले लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं और ये पर्वतीय होते हैं। तो और भारत में सबसे बड़ी जनजातीय समूह कौन सी है?
भील है लेकिन गोंड भी है, तो आप इसको गोंड से याद कर लेंगे, गोंडा। ठीक है, पर्वतीय लोग यष्टि है तो यष्टि से गोंडा, गोंड से याद कर लेंगे, गोंड जनजाति। तो इस तरीके से आप इसको जोड़ करके याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं आपको एक पूरा क्लास ही लूंगा, पूरा अभ्यारण्य यूपी का ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा एकदम बढ़िया से। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो क्या ये 2022-23, क्या ये 2012-13, क्या ये 2021-22 या ये 2014-15? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? 2012-13। ठीक है, इसको जंगलों के संरक्षण के लिए एक तरीके से इसको दोस्तों लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी? हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य सबसे बड़ा अभयारण्य है और ये कहां पर है? ये मेरठ में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया भी था कि ये किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है। क्या जंगली भैंस, दलदली हिरण, लाल पांडा या बाघ? तो दोस्तों ये दलदली हिरण के लिए जाना जाता है, जो कि हमारा राजकीय क्या है? राजकीय पशु है। और इसी को क्या कहते हैं? 12 सिंघा भी कहते हैं, 12 सिंघा भी इसी को कहते हैं। तो ये आप याद कर लेंगे, 12 सिंघा। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? क्या ये किशनपुर होगा, क्या ये कतरनिया घाट होगा, क्या ये रायपुर होगा या ये होगा दोस्तों चंबल? तो दोस्तों 1975 में कौन सा अभयारण्य इसको घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों चंबल। ठीक है, चंबल वन्यजीव अभयारण्य को 1975 में स्थापित किया गया था और ये कहां पे है? तो ये है इटावा में। ठीक है, नेक्स्ट है, जो रायपुर है, ये तो रायपुर का नाम से कोई अभयारण्य नहीं है, वैसे ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। कतरनिया घाट आपको पता है ये 1976 में है कतरनिया घाट, और जो किशनपुर है ये 1972 है, और जो चंबल है ये 1975 होगा। आपको बहुत सबके डेट याद नहीं करना है, पहला याद कर लीजिए, सबसे बड़ा है उसका याद कर लीजिए, सबसे छोटा है उसका याद कर लीजिए, सबके डेट आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है, निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, और इसी के अंतर दोस्तों क्या है? देवदरी और राजदरी नाम के दो प्रसिद्ध झील है। तो ये कहां पर स्थित है? जनपद पीलीभीत में, जनपद चंदौली में, जनपद उन्नाव में, जनपद महाराजगंज में। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा जनपद चंदौली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सागर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? विजय सागर महोबा में, मेरठ में, मुरादाबाद में, महाराजगंज में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्या ये कहां पर स्थित है दोस्तों? विजय सागर, और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा महोबा। ठीक है, महोबा में है दोस्तों, वही महोबा होगा जो कि चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी भी रही है, महोबा। ठीक है, और महोबा के क्षेत्र को सबसे पहले जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता है, वही जेजाक भुक्ति है जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है। और ये कह रहा है कि विजय सागर पक्षी अभयारण्य कहां पर है? तो ये महोबा में है। इसको याद कर लेंगे, इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, टूटे हुए अगर दिल के अगर आप आशिक हैं तो इसको याद कर सकते हैं कि मोहब्बत में हमेशा विजय नहीं होती, मोहब्बत में हमेशा, अरे शायरी नहीं बोल रहा हूं भाई, बस आपको बता रहा हूं याद करने के लिए कि मोहब्बत में हमेशा विजय नहीं होती। तो महोबा से विजय सागर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, मैंने आपको बताया था अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पे है? तो ये है भैया बिजनौर में। और ये किस नेशनल पार्क का पार्ट है? दुधवा, पीलीभीत, कार्बेट, राजाजी। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ये कार्बेट का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? कार्बेट का पार्ट है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या किस जनपद में स्थित है? मयूर संरक्षण केंद्र, क्या ये महोबा में होगा, क्या ये मथुरा में होगा, क्या ये मैनपुरी में होगा, या ये होगा दोस्तों महाराजगंज में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मयूर संरक्षण केंद्र। दोस्तों मयूर का नाम लेते ही आपको कृष्ण कन्हैया याद आने चाहिए, और जैसे ही कृष्ण कन्हैया को याद करेंगे वैसे ही आपको मथुरा याद आएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? मथुरा। ठीक है, मथुरा में। तो मयूर संरक्षण केंद्र दोस्तों मथुरा, आप इसको याद कर लेंगे। महोबा में कौन सा अभयारण्य है? विजय सागर है, अभी तो मैंने बताया था आपको। ठीक है, मैनपुरी में दोस्तों समन कहते हैं, समान पक्षी अभयारण्य कहते हैं, समन पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, समन पक्षी अभयारण्य है,
और ये कहां पर है? तो ये है दोस्तों समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में है। महाराजगंज में आपको पता है जटायु संरक्षण केंद्र है और इसके अलावा यहीं पर है सुहागी बरवा। कौन सा है? सुहागी बरवा कहां पे है? महाराजगंज में है। ठीक है, क्योंकि सुहागन के लिए सबसे बड़ा जो उसका पति, जो उसका सुहाग होता है, वही उसका महाराज होता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मिसमैच है। एक तरफ है अभयारण्य और दूसरी तरफ है इनकी अवस्थिति, और आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी 3 सही होंगे इनमें से। महावीर स्वामी अभयारण्य, क्या ये जनपद ललितपुर में है? भाई महावीर का नाम लेते ही क्या ललित लाल जैसा कुछ याद आता है? महावीर यानी कि बजरंगबली को नाम लेते ही, क्या ये सही होगा? लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य कन्नौज, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर और कैमूर अभयारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र। तो एक मिसमैच आपको बताना है। इनमें से दोस्तों मिसमैच कौन सा है? तो आप समझ गए होंगे जो हमारा मिसमैच है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्यों सी है? क्योंकि जो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य है ये कहां पे है? तो ये लखीमपुर खीरी में है। और जो बलरामपुर में है ये सुहेलवा अभयारण्य है। ठीक है, सुहेलवा अभयारण्य कहां पे है? तो ये दोस्तों बलरामपुर में है। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, महावीर स्वामी का नाम लेते ही, महावीर जैसे ही बजरंगबली, महावीर का नाम लेते ही बजरंगबली याद आ रहे हैं, वैसे ही ललित, वो सिंदूर और तेल से उनकी पूरी बॉडी लालमय हो गई है, ललित हो गई है, तो आप ललित याद कर लेंगे। लाख बहोसी, अच्छा एक बात बताइए, इसको भी ट्रिक से मैं बताता हूं। आपके भी बचपन में जो है आपने बहुत सारी गलतियां की होंगी, और अगर आपके माता जी का तो जो मार है वो कमी पड़ता है, स्पेशली पिताजी जो होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं मारने पीटने में, है ना। उन्हें पता है कि कहां कहां पर कैसे पीटना है ताकि अच्छे से चोट लगे, ठीक है ना। तो वो एकदम बिल्कुल धुआंधार बैटिंग करते हैं पिताजी। तो अब आपको बचपन में बहुत अगर पिटाई पड़ी होगी तो पिताजी आपके कान पकड़ करके खींच करके आपको कहते होंगे कि मैं तुम्हें एक ही गलती के लिए इतनी बार समझाता हूं, फिर भी तुम वही गलती बार बार करते हो। तुम जाते हो खेलने के लिए, तुम पढ़ाई नहीं करते, तुम ये वो कहते हैं कि तुम्हें बताते बताते एकदम थक गए। भाई मुझे तो बहुत मार पड़ा है, मेरे पिताजी ने मुझे बहुत पिटाई की है, उठा उठा करके ऐसे पटकते थे जैसे कि वॉलीबॉल फुटबॉल खेल रहे हो ऐसे, है ना। तो मुझे तो बहुत पिटाई पड़ी हुई है पिताजी की, और वो अच्छा भी होता है ना, पिटाई पड़ना वो काफी अच्छा होता है। हालांकि अब आजकल के जो बच्चे हैं वो पिटाई से नहीं बल्कि समझदारी से उनको मैनेज किया जाना चाहिए, ठीक है। खैर, तो लाख बार बेहोश, एकदम अपनी बेहोशी अवस्था में रहते हैं और पिताजी कान पकड़ पकड़ करके खींच खींच करके मारते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं। लाख बेहोशी से कन्नौज, कान पकड़ करके लाख बेहोशी, लाख बार आप बेहोशी की हालत में रहते हैं, पिताजी आपके कान पकड़ पकड़ खींच खींच करके आपको जगाते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रिक थोड़ा मजेदार है, लेकिन आपको याद हो जाएगा एग्जाम में, और आप कहेंगे कि पंकज सर ने क्या ही जबरदस्त बता दिया कि मुझे तो एकदम जबरदस्त तरीके से याद हो गया। अगर आप पूरे क्लास को ध्यान से देख रहे हो तो एकदम जबरदस्त याद हो गया होगा। कैमूर अभयारण्य, ये दोस्तों मिर्जापुर सोनभद्र में। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? दुधवा नेशनल पार्क आपसे कह रहा है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट, कालेसर। दोस्तों जो कालेसर है ना, ये कहां पे है? ये हरियाणा में है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे, हरियाणा में है। कतरनिया घाट कहां पे है? ये यूपी में ही है, लेकिन यूपी में बहराइच में है। जो बहरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं? पब्लिक से कतराने लगते हैं, कटने लगते हैं, हटने लगते हैं, तो कतरनिया घाट याद कर लेंगे, ठीक है। कतरनिया घाट का मेला भी लगता है, बहुत फेमस है बहराइच में। और लखीमपुर खीरी में ही हमारा क्या है? दुधवा नेशनल पार्क है। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? किशनपुर, सुरहाताल, कतरनिया घाट, कालेसर। तो इसमें से दोस्तों सही जवाब क्या होगा? आप समझ गए होंगे, कालेसर। और ये कहां पे है? अभी तो मैंने बताया था भाई, ये हरियाणा में है, ठीक है। जो किशनपुर है ये कहां पे है? तो दोस्तों ये लखीमपुर खीरी में है। जो सुरहाताल है ये बलिया में है। बलिया, वही बलिया जो बिंदी के लिए जाना जाता है, और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी बलिया है। कतरनिया घाट ये बहराइच में है। मैं आपको इसको इतनी बार जानबूझ करके रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको आज के बाद से अभयारण्य कभी भी परेशान ना करें। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पे है? क्या ये सोनभद्र में है, बांदा में है, महाराजगंज में है या मेरठ में है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा महाराजगंज में ही गिद्ध संरक्षण केंद्र है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? लो भैया, आपसे नहीं पूछ रहा है। पटना पक्षी अभयारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य, उधवा पक्षी अभयारण्य। अभी इसमें नीचे दिए गए कूट का आपको चयन करना है। तो पहले देख लेते हैं पटना पक्षी अभयारण्य कहां पे है, तो ये एटा जिले में है, एटा जिले में। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य का ही नाम क्या है? इसी का नाम है दोस्तों सुरहा ताल। इसी का नाम क्या है? सुरहा ताल नाम है। और ये कहां पे है? तो ये बलिया में है। कहां पे है? ये बलिया में है, ठीक है। चित्रागुंडी ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है ये चित्रागुंडी। और उधवा जो है ये झारखंड में है। उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड में है। ये क्या कह रहा है? कौन सा नहीं है? और जब नहीं है तो 3 और 4 नहीं है भैया, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में यूपी में वन क्षेत्र कितना है? वन क्षेत्र मात्र कितना है? 4.46%, 5.64%, 6.84% और 8.36%। और यहाँ पे वन क्षेत्र कह रहा है वृक्ष क्षेत्र को छोड़ करके, केवल वन क्षेत्र पूछ रहा है आपसे। तो 6.84% जो है ये हमारे पास वन क्षेत्र है। और लगभग 3.5% क्या है दोस्तों हमारे पास? लगभग में 3.5% हमारे पास वृक्ष क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद कर लेना इसको। क्या 8 जुलाई से 15 जुलाई, क्या 16 जुलाई से 22 जुलाई, क्या 1 जुलाई से 7 जुलाई, क्या 23 जुलाई से 30 जुलाई? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? 1 जुलाई से 7 जुलाई का जो समय होता है ये यूपी में वन महोत्सव। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कमेंट करके बताना कि वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, आप कमेंट करके सर्च करके चाहे जैसे भी कमेंट करके आप बताइए कि वन महोत्सव, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। देखता हूं आप नॉलेज इकट्ठा कर पाते हैं कि नहीं, या आपको पता है कि नहीं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और उत्तर प्रदेश के पक्षी अभयारण्यों से संबंधित है तथा नीचे दिए गए कूट का सही से चयन करना है। तो एक तरफ भैया सूची 1 है, अभयारण्य है, और दूसरी तरफ है भैया हमारे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो आमने सामने तो नहीं है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, गोंडा नहीं, बिल्कुल आमने सामने नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ABCD सबसे पहले क्या कर लेंगे? लिख लेंगे और देखते हैं कि कौन किसके साथ जा रहा है। तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य ये कहां पे है? नवाबी कब आती है? जब जिंदगी में उन्नति होती है। तो नवाबगंज के साथ उन्नाव, तो दोस्तों एक साथ कौन हो जाएगा? 2 चला जाएगा, ठीक है। ओखला पक्षी अभयारण्य, ओखला पक्षी अभयारण्य कहां पे है? तो ये दोस्तों गाजियाबाद दिया हुआ है। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर दोनों आसपास ही हैं। गौतम बुद्ध नगर है ये, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। तो मुख्य रूप से तो ये गौतम बुद्ध नगर में है, तो इसको इसके साथ मिलाएंगे। ओखला का मतलब ये है, ओखला का जो नोएडा का क्षेत्र है उसी को ओखला कहते हैं। तो ये ओखला पक्षी अभयारण्य ये गौतम बुद्ध नगर में है। तो बी के साथ 3 जाएगा, बी के साथ 3 कर लेंगे। समसपुर पक्षी अभयारण्य ये कहां पे है? तो ये रायबरेली में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य सी के साथ 4 जाएगा, सी के साथ 4 कर लेंगे। और पार्वती अर्गा, जो पर्वतीय लोग होते हैं वो गोंड जनजाति से याद कर लेंगे। तो यहां पर डी के साथ 1 हो जाएगा, डी के साथ 1 हो जाएगा दोस्तों। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अब यहां पर एक चीज आपको और भी ध्यान से समझना है, एक ट्रिक, लगभग हर क्वेश्चन में मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, और आज के बाद से अभयारण्य गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, समसपुर पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जाता है। समसपुर पक्षी अभयारण्य कहां पर है? अभयारण्य कहां पर है? तो समसपुर, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, आप इसको मत देखिए, इधर देखिए। समसपुर पक्षी अभयारण्य कहां पर है? तो समसपुर, जब आपको कुछ नहीं समझ में आता, जब आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप दोस्तों से, अपने से सीनियर कोई हो, घर वालों से, किसी भी से उस विषय पर क्या लेते हैं? राय लेते हैं। जब आपको कहीं पर कुछ नहीं समझ आता या जब आप किसी चीज को समझना चाहते हैं तो आप क्या लेते हैं? किसी से राय लेते हैं। तो राय बरेली याद कर लेंगे, राय बरेली, राय लेते हैं, राय लेते हैं जब आपको कुछ समझना है। तो समझ से समसपुर पक्षी अभयारण्य राय बरेली में, क्लियर है? इस तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहां पर स्थित है? गाजियाबाद जनपद में, गोंडा जनपद में, रायबरेली जनपद में, या उन्नाव? नवाबगंज, नवाबगंज के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक। 2015 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? चंद्रशेखर आजाद अभयारण्य, याद कर लेंगे। नवाबगंज, नवाब कब बनते हैं? जब जिंदगी में उन्नति होती है, तो उन्नाव जनपद में, ठीक है। और रायबरेली में कौन सा है? राय कब लेते हैं? जब समझ में नहीं आता। तो समस पक्षी अभयारण्य। गोंडा में दोस्तों पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा कहां पे है? गोंडा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का मेल करना है, ठीक है। तो ये तो अभयारण्य से नहीं है,
ये नेशनल लेवल का क्वेश्चन है जो कि सभी राज्यों से मिला करके दिया है। कोई बात नहीं है, अब इसको भी हम लोगों को सॉल्व करना ही है और बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा इसमें कुछ है नहीं। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो भैया उत्तर प्रदेश में राजाजी नेशनल पार्क, सिमलीपाल, मानस, बांदीपुर, ये कहां से आ गया दोस्तों? उत्तर प्रदेश का तो कोई नेशनल पार्क दिया ही नहीं है इसमें। राजाजी उत्तराखंड नहीं दिया है तो हम इसको राजाजी के साथ मेल कर सकते हैं। ये लग रहा है जब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था उसके पहले का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ये उत्तराखंड होता तो ज्यादा बेटर होता, राजाजी के साथ ये मेल नहीं है लेकिन जबरदस्ती मिला रहे हैं, ठीक है। तो एक साथ दो चला जाएगा। कभी कभी जब दिल नहीं भी मिलता तब भी आपको दिल मिलाना पड़ता है ना। दिल मिलेगा तभी दोस्तों जीवन चल पाएगा, नहीं तो जीवन बहुत झंझट पूर्ण हो जाएगा। तो असम में दोस्तों आपको पता है मानस, तो बी के साथ 4, बी के साथ 4। ओडिशा में सिमलीपाल है, कछुआ के लिए जाना जाता है, सी के साथ 3। और कर्नाटक में बांदीपुर है जो कि हाथियों के लिए जाना जाता है, तो डी के साथ 1 चला जाएगा। और जबरदस्ती मिलाकर के हमने क्या कर दिया, 2 4 3 1 कर दिया। और यहां पर हमारे पास कूट भी नहीं है और मजेदार बात यह है कि अब क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत खुशी की बात हुई कि आपके पास क्वेश्चन भी खत्म हो गया आपको, ठीक है। तो यहां पर जबरदस्ती हम ऑप्शन भी बना लेंगे जैसे जबरदस्ती यहां पर मेल किए थे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको काफी हेल्पफुल साबित होगा और आपको ये ट्रिक इतना जबरदस्त आपको आने वाले एग्जाम में काम करेगा कि आप भी कहेंगे कि वाह पंकज सर ने क्या ही पढ़ा दिया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।